हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। तो देखिए, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 एनसीईआरटी का अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स की। तो देखिए, आज इस वाले पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन मतलब 3.1 और 3.2 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, होल्ड लाएंगे इस पूरे चैप्टर पे। देखिए, जब भी आपको किसी भी चैप्टर के बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, तो फिर उस चैप्टर को क्या वो फिर इजी लगने लग जाता है। उसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, आप वो चीज़ फिर आप लोगों को इजी लग जाता है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं ना, उन पे होल्ड होना ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ से द वेरी फर्स्ट टर्म दैट इज करो। अब करो क्या है? मैथमेटिक्स में करो को कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने कहा किसी भी फिगर को अगर आप बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं ना, तो ऐसे फिगर का नाम है करो। मान लो, देखिए यहां से डेफिनेशन से भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मान लो किसी भी फिगर को अगर हम एक प्लेन पे बिना पेन उठाए ड्रा कर सकते हैं ना, ऐसे फिगर का नाम होता है करो। जैसे मान लो मैं जिस पैड पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, ये एक प्लेन है। अब मैं इस प्लेन पे क्या कर रहा हूं, मैं एक फिगर कुछ इस तरीके से ड्रा कर रहा हूं। यहां से स्टार्ट करा और यहां पे एंड करा, अपने पेन को उठाया नहीं। इसका मतलब ये फिगर एक करो है। क्लियर? तो यहां पे कुछ इस तरीके से मैं एक लाइन बना रहा हूं, लाइन भी एक करो है। देखिए, मैक्सिमम बच्चों की इमेजिनेशन ये होती है कि सर करो क्या होगा, कुछ इस तरीके से जिगजैग शेप में होगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए लाइन भी एक करो है इस डेफिनेशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैं जब इस लाइन को बनाना स्टार्ट करा ना, यहां से यहां तक मैंने अपने पेन को उठाया नहीं, तो इस करो की डेफिनेशन से एक लाइन भी करो है। बात आ रही समझ? या मान लो मैंने कुछ इस तरीके से कोई फिगर बनाया, ये भी एक करो है, क्योंकि जब मैं इस फिगर को बनाना स्टार्ट किया, एंड तक अपने पेन को उठाया नहीं। क्लियर हुआ? या मान लो कुछ इस तरीके से कोई फिगर है, ये भी एक करो है। क्लियर? कहां गया ये? हाँ, ये भी एक करो है। या कुछ मान लो इस तरीके से, ये भी एक करो है। क्लियर? तो होप कि आपको करो की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ चुकी होगी। तो बात करते हैं एक सेकेंड टर्म की, दैट इज कॉल्ड सिंपल करो। अब सिंपल करो क्या है? देखिए, यहां से मैंने कहा एक करो को सिंपल कहेंगे जब वो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। क्लियर? कह रहा कि एक करो को सिंपल कहेंगे कब? इफ इट डज नॉट क्रॉस या फिर इंटरसेक्ट इटसेल्फ। अगर कोई करो अपने आप को इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस नहीं कर रही है ना, तो ऐसे करो को हम सिंपल कहते हैं। जरा बता दीजिए सर। ये मान लो, देखिए ये मैंने एक सर्कल ड्रा करा। ठीक, सर्कल एक सिंपल करो है क्योंकि अपने आप को कहीं पे इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये फिगर, मतलब ये सर्कल जो है, एक सिंपल करो के लिए क्वालिफाई करती है। आगे ये कुछ इस तरीके से मैंने क्या बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल भी एक सिंपल करो है क्योंकि इस चीज ने अपने आप को कभी इंटरसेक्ट करा नहीं, कहीं पे भी इंटरसेक्ट करा नहीं। तो मान लो ये कोई तीसरी फिगर है इस तरीके से, बताइए क्या ये सिंपल है? आप कहोगे सर देखिए ना, ये करो जो है अपने आप को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस कारण ये सिंपल नहीं है। इसका मतलब आपको ये सिंपल करो समझ में आ चुका होगा कि जो भी कोई करो अगर अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो उस टाइम भी वो सिंपल नहीं होगी। मान लो यहाँ पे कुछ कर्व्स मैंने ड्रा करे थे, बताइए इनमें से सिंपल कौन नहीं है? सर ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। क्या ये सिंपल है फोर्थ वाली फिगर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए ना ये यहाँ पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है, इस कारण सिंपल नहीं है। ये भी तो सिंपल है। होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं एक थर्ड टर्म की, दैट इज पॉलीगन। और पॉलीगन से ही इस पूरे चैप्टर की होती है शुरुआत। देखिए कहा है सिंपल क्लोज करो। देखिए तीन टर्म्स का यूज करा है इसने। कहा है कि सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली। देखिए तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है कि कोई भी फिगर अगर पॉलीगन के लिए क्वालिफाई करना चाह रही है ना, तो उस फिगर को इन तीन कंडीशन से गुजरना होगा। अब ये कंडीशन क्या क्या है मैं जरा यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले ये फिगर होना चाहिए सिंपल। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये होना चाहिए क्लोज। क्लियर? और थर्ड यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। देखिए यहां से मान लो क्या आया समझ में कि पॉलीगन, एक फिगर को हम पॉलीगन कहेंगे जब वो इन तीन कंडीशन से गुजर सकता है। जैसे मान लो यहां पे सर नहीं आया समझ में, एग्जांपल से समझा दीजिए। तो एग्जांपल से समझते हैं ये चीज। देखिए मैंने यहां पे एक करो को ड्रा करा, क्या ये करो नहीं है? बिल्कुल सर करो है।
बताइए क्या ये पॉलीगन है? आप कहोगे सर सबसे पहले क्या ये सिंपल है? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अपने आप को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन, क्या ये क्लोज है? बिल्कुल सर, बंद भी है ना, इसका मतलब ये क्लोज भी है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है? बिल्कुल देखिए ना, ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना है। इसका मतलब ये फिगर पॉलीगन के लिए क्वालिफाई कर रही है। मान लो कोई इस तरीके से फिगर होगी, ये कोई फिगर है मान लो यहां से, बताइए क्या ये पॉलीगन है? सर सिंपल तो है, सिंपल के लिए इसने क्वालिफाई करा, क्लोज तो है नहीं ना, तो आगे चेक ही नहीं करेंगे क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है या नहीं है। जब एक कंडीशन फेल होती है ना, तो ये पॉलीगन नहीं है फिर। क्लियर? तो आगे चलते एक थर्ड फिगर पे, बताइए क्या ये पॉलीगन है? आप कहोगे सबसे पहले सर सिंपल तो है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस कारण सिंपल नहीं है। आगे चेक ही नहीं करेंगे क्लोज है, लाइन सेगमेंट से बना है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये क्लोज भी था, लाइन सेगमेंट से बना भी था, लेकिन सिंपल नहीं है। इस सिंपल ना होने के कारण ये एक पॉलीगन भी नहीं है। आगे चलते एक चौथी फिगर पे, देखिए फिगर कुछ इस तरीके से है, बताइए क्या ये पॉलीगन है? आप कहोगे सबसे पहले सर सिंपल तो है, ये क्लोज भी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, क्योंकि इसका एक पोर्शन यहां से सर एक आर्क का भी है, एक सर्कुलर पोर्शन भी है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो इस कारण ये पॉलीगन भी नहीं है। होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा किस वाली फिगर को हम पॉलीगन कह सकते हैं। क्लियर? सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, लाइन सेगमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ बना होना चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन के अपने टाइप्स भी होंगे ना, जैसे यहां पे फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब बताइए कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? डेफिनेशन लिखा है, कह रहा है कि पॉलीगन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज लेस देन और इक्वल टू 180। कह रहा है कि एक पॉलीगन को कॉन्वेक्स कहेंगे जब उसका हर एक इंटीरियर एंगल 180 या 180 से कम होगा। सर अब ये बताइए सर ये पॉलीगन दिखते कैसे हैं? देखिए मान लो मैंने यहां पे कोई क्वाड्रेटर बनाया, ठीक, इसका हर एक एंगल देखिए, हर एक इसका इंटीरियर एंगल क्या है ना, कि ये 180 से कम है। मैंने कहा अगर कभी 180 के बराबर भी हुआ ना, फिर भी ये कॉन्वेक्स ही है। जैसे मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक, तो देखिए इसका हर एक इंटीरियर एंगल जो है ना, ये हर एक इंटीरियर एंगल 180 से कम है। मैंने वही लिखा है कि इसका हर एक, देखिए इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल क्या है, लेस देन और इक्वल टू 180। क्लियर? एक चीज मैं आपको यहां पे नोट करवाता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि हमें उस चीज के लिए सबसे पहले डायगोनल को डिफाइन करना होगा। यहां से मुझे डायगोनल को डिफाइन करना होगा, उसके बाद ही हम यहां से एक चीज नोट कर सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए। क्लियर? तो अब देखिए उसके बाद सेकंड टाइप है कनकेव पॉलीगन। क्या है सर? मैंने कहा पॉलीगन इज सेड टू बी कनकेव इफ एट लीस्ट का यूज करा है मैंने कहा एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। अगर किसी भी पॉलीगन में एक एंगल कम से कम, मैंने कहा कम से कम एक एंगल अगर 180 से ज्यादा है ना, तो ऐसे पॉलीगन को कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। जैसे आपके सामने एक पॉलीगन है, देखिए ये पॉलीगन एक कॉनकेव पॉलीगन है। क्यों सर? मैंने कहा देखिए इसका एक एंगल ये लग रहा है कि सर 180 से कम होगा, ये वाला एंगल सर 180 से कम होगा, ये वाला एंगल 180 से कम होगा, लेकिन सर ये वाला एंगल जो है ना, ये कहीं ना कहीं 180 से ज्यादा है। और मैंने कहा एक पॉलीगन में अगर एटलीस्ट एक, कम से कम अगर एक एंगल 180 से ज्यादा हुआ ना, तो ऐसे पॉलीगन को हम कनकेव पॉलीगन कहते हैं। एक और चीज यहां से मैं नोट करवाता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, जब पहले डायगोनल को डिफाइन करेंगे ना, उसके बाद यहां पे फिर से वापस आ जाएंगे और कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन के लिए एक एक चीज नोट करके जाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए थर्ड टाइप क्या है, कह रहा है कि सर रेगुलर पॉलीगन। ए पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर। एक पॉलीगन को रेगुलर कहेंगे कब? इफ इट इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। देखिए दो चीजें हैं, एक पॉलीगन को रेगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये इक्वी एंगुलर भी होना चाहिए और इक्विलेटरल भी होना चाहिए। मतलब इसका हर एक एंगल बराबर होना चाहिए और इसका हर एक साइड बराबर होना चाहिए। अब ऐसे पॉलीगन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास स्क्वायर है। सच बताइए क्या स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है? हाँ सर बिल्कुल, देखिए ना इसका हर एक एंगल कितना है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री है। क्लियर?
हर एक एंगल इसका 90 डिग्री है और इसका हर एक साइड बराबर है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, ये इक्वी एंगुलर भी है, मतलब इसका हर एक एंगल बराबर भी है और इक्विलेटरल भी है, इसका हर एक साइड भी बराबर है। बताइए और कोई पॉलीगन बता दीजिए। सर ट्रायंगल, लेकिन ऐसी वैसी ट्रायंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है सर। क्यों? क्योंकि देखिए ना, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है और इसका हर एक साइड बराबर भी होता है। सर इक्वी एंगुलर भी है और इस साथ साथ में इक्विलेटरल भी है। क्लियर हुआ? मैंने कहा एक पॉलीगन रेगुलर कहलाएगा कब? जब इट इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। मान लो सर अगर कोई ऐसा पॉलीगन हुआ जो इक्वी एंगुलर है लेकिन इक्विलेटरल नहीं है, मैंने कहा वो रेगुलर नहीं है। या कुछ उल्टा होगा, सर इक्विलेटरल है इक्वी एंगुलर नहीं है, मैंने कहा फिर भी रेगुलर नहीं है। जैसे आपके सामने क्या है, जैसे आपके सामने रेक्टेंगल है। देखिए रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वी एंगुलर तो है ही, एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इक्वी एंगुलर है, लेकिन ये सर इक्विलेटरल नहीं है, इसका हर एक साइड बराबर नहीं है। हाँ सर ये साइड बराबर है, अपोजिट साइड बराबर है, क्लियर, लेकिन एडजेसेंट साइड बराबर नहीं है, ये इसके साइड बराबर नहीं है, तो इस कारण ये रेगुलर नहीं है। क्लियर हुआ? देखिए रेक्टेंगल जो है एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हर एक ट्रायंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है, हर एक ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं कह सकते। क्लियर हुआ? अब इसके हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक रेगुलर पॉलीगन किस वाले पॉलीगन को कह सकते हैं। एक ऐसा पॉलीगन जो बोथ इक्वी एंगुलर है और इक्विलेटरल है, ऐसे पॉलीगन को कहते हैं रेगुलर। अगर नहीं है, अगर देखिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो उसके इसका मतलब ये है कि वो एक इरेगुलर पॉलीगन है। क्या होगा? एक इरेगुलर पॉलीगन। आगे चलते हैं, तो चलिए आगे चलते क्या है यहां से। डायगोनल। देखिए डायगोनल क्या है, मैंने कहा डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जो किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करती है। क्या कहा मैंने कहा डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जो किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती है। ऐसे लाइन सेगमेंट का नाम है डायगोनल। ठीक है ना? तो लेकिन सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रेटल है, क्लियर। अब मुझे बताइए इस क्वाड्रेटल का नाम दे रहा हूं मैं ए, बी, सी और डी। बताइए इसकी कितनी वर्टिसेस है? सर 4 है, क्योंकि किसी भी पॉलीगन के कॉर्नर पॉइंट्स को हम वर्टेक्स कहते हैं। इसके 4 वर्टेक्स है। अब बताइए अगर मैं वर्टेक्स ए की बात करूं, इसके लिए बी और डी कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, लेकिन सी सर इसके लिए नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। ठीक है ना? इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट ए को सी से ज्वाइन करेगी, ये लाइन सेगमेंट का नाम है डायगोनल। इस तरीके से मान लो मैंने बी को यहां से देखा, अब बी के लिए ए और सी क्या है? ये कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है और डी इसके लिए नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। इसका मतलब जो लाइन सेगमेंट बी को डी के साथ ज्वाइन करेगी, ऐसे लाइन सेगमेंट का नाम है डायगोनल। क्लियर? अब मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, मतलब 4 साइडेड पॉलीगन था, तो आपने कहा सर हमने इसके सिर्फ और सिर्फ 2 डायगोनल्स ड्रा किए, क्या हम इसके लिए तीसरा डायगोनल ड्रा कर सकते? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पे अगर कोई पॉलीगन है जिसके 4 नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ 2 डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं। सर मान लो मेरे पास कोई पॉलीगन है, जैसे 5 साइडेड पॉलीगन है जिसे पेंटागन कहते हैं। अब मान लो मैंने इसको नाम दिया है ए, बी, सी, डी और ई। बात को समझना। अब देखिए इसके कितने डायगोनल्स होंगे। मैंने कहा सर ए जो है ना, ए के लिए ई और बी कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है। अब ए का नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स डी है, इसके साथ जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगी डायगोनल होगा इसका। अब यहां से इसका सी बी क्या है? सी बी इसका एक नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है। मैंने कहा लाइन सेगमेंट जो इसके साथ ज्वाइन होगी ना, तो डायगोनल होगा। आगे एक ए ने तो अपना काम करा, अब बी की बारी है। बी के लिए ए और सी ये कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है और बी के लिए ई एक नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, डी
एक नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स है, मैंने कहा इन नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगी ना, तो ऐसे लाइन सेगमेंट का नाम है डायगोनल। ठीक, आगे चले बात सी की करते हैं। मैंने कहा सी के लिए बी और डी कंजक्टिव वर्टेक्स है, लेकिन ई इसके लिए क्या है, ई इसके लिए एक नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स है। मैंने कहा जो लाइन सेगमेंट यहां से ज्वाइन होगी इसका डायगोनल होगा। क्या और कोई डायगोनल ड्रा कर सकते हैं हम इस पेंटागन के लिए? बिल्कुल भी नहीं सर। देखिए इसका मतलब पेंटागन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 5 डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं। क्लियर हुआ? मेरे पास पहले सबसे पहला पॉलीगन एक क्वाड्रेटरल था जिसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 2 डायगोनल ड्रा कर सका। देखिए यहां से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है ना, ये डिपेंड करते हैं कि पॉलीगन की साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगे चलता हूं, मैं एक हेक्सागन बना लेता हूं। यहां से ये हेक्सागन है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके 6 नंबर ऑफ साइड्स है, हेक्सागन कहलाएगा। अब इसके कितने वर्टेक्स है? सर इसके 6 वर्टेक्स है। मैंने नाम दिया ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब देखिए ए से मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा ए एफ और बी के साथ ज्वाइन तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइन है। इसका मतलब ए जो है ई के साथ ज्वाइन होगा, ए जो है डी के साथ ज्वाइन होगा, ए सी के साथ ज्वाइन होगा। 3 डायगोनल यहां से हुए। क्लियर? अब बी की बारी है। बी ए और सी के साथ ज्वाइन तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइन है। इसका मतलब बी एफ से ज्वाइन हो सकता है, बी ई के साथ ज्वाइन हो सकता है, बी डी के साथ ज्वाइन हो सकता है। इसका मतलब यहां से भी हमने 3 डायगोनल ड्रा किए। आगे बात करते हैं सी की। देखिए सी बी और डी के साथ ज्वाइन तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइन है। इसका मतलब सी जो है एफ के साथ ज्वाइन होगा, सी जो है ई के साथ ज्वाइन होगा, और किसी के साथ भी नहीं क्योंकि बाकी सब के सब ज्वाइन है। यहां से हम 2 डायगोनल ड्रा कर सके। अब बात करते हैं डी की। देखिए डी को हम ई और सी के साथ तो ज्वाइन कर नहीं सकते। इसका मतलब डी जो है ए के साथ ज्वाइन हो सकता है, वो तो ऑलरेडी ज्वाइन है। बी के साथ ज्वाइन हो सकता है, वो तो ऑलरेडी ज्वाइन है। लेकिन एक और भी तो चीज़ है, एक और भी तो चीज़ है ना। इसका मतलब डी जो है एफ के साथ ज्वाइन हो सकता है। यहां से एक और डायगोनल भी आ गया। बताइए एक हेक्सागन था। अब हेक्सागन के लिए हम कितने डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं? 3 3 6 2 8 और 1 9। इसका मतलब डायगोनल जो एक हेक्सागन के होते हैं ना, हेक्सागन के सिर्फ और सिर्फ हम 9 डायगोनल ड्रा कर सकते हैं। क्या सर मान लो मेरे पास कोई पॉलीगन है जिसके n नंबर ऑफ साइड्स है, या जिसके 10 नंबर ऑफ साइड्स है, 11 12 13 14 15 16 नंबर ऑफ साइड्स है, तो क्या हम एक एक करके उनको डायगोनल्स बनाते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा अगर आपके पास कोई 10 साइडेड पॉलीगन है, 10 साइडेड पॉलीगन है, तो आप उसके डायगोनल डायरेक्ट बता सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। देखिए अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि एक हेक्सागन के 9 नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल है। यहां से आप लोगों ने अभी अभी देखा। क्या ये सही है? क्या इस फॉर्मूला से भी अगर मैं हेक्सागन के जो है डायगोनल्स निकाल रहा हूं, तो क्या वहां से भी 9 नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल है या नहीं? तो देखिए क्या करेंगे। मान लो मैं हेक्सागन की बात कर रहा हूं, बताइए नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? सर एक हेक्सागन के नंबर ऑफ साइड्स 6 होते हैं, मतलब एन कितना है? सर 6 है। अब बताइए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे एक हेक्सागन के लिए? आप कहोगे सर देखिए ना, इस फॉर्मूला में n की जगह हम 6 रखते हैं, तो क्या होगा 6 × 6 - 3/2 कितना होगा? 6 6 - 3 कितना होता है? 3 होता है, डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 से ये गया, 2 3s। अब 3 × 3 कितना होता है? 9। इसका मतलब यहां से भी यही निकल के आता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है जिसके 6 नंबर ऑफ साइड्स है, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ 9 डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं। ये फॉर्मूला से भी 9 आया, और अभी जब हमने प्रैक्टिकली ज्वाइन करा था ना इस चीज को, वहां से भी हमारे पास 9 नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल थे। क्लियर हुआ? देखिए मैंने आपको कहा था कि डायगोनल को डिफाइन करने के बाद मुझे एक चीज नोट करवाना है कॉन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन के लिए। क्या है वो चीज? यहां पे जगह रखा था मैंने, कहाँ है? हाँ यहां पे। देखिए क्या है ये चीज? मैंने कहा अगर मेरे पास कोई कन्वेक्स पॉलीगन है, जो जितने भी उसके डायगोनल्स होंगे ना, वो पॉलीगन के अंदर होंगे। देखिए मान लो इस क्वाड्रेटल की बात करूं, मैंने कहा इसका डायगोनल कहाँ है? इस पॉलीगन के अंदर ही है। यहां से इसका डायगोनल इसके अंदर ही है। ये इसके अंदर इसीलिए है क्योंकि ये एक कन्वेक्स पॉलीगन है। क्लियर हुआ? क्या लिखा मैंने, क्या कहना है मुझे? मैंने कहा जितने भी डायगोनल्स होंगे एक कन्वेक्स पॉलीगन के ना, वो उस पॉलीगन के अंदर ही होंगे। यहां से नोट करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन lie inside it। क्या कहा मैंने?
मैंने कहा जितने भी डायगोनल्स एक कॉन्वेक्स पॉलीगन के होते हैं ना, वो उस पॉलीगन के अंदर ही लाई करते हैं। अब आप कहोगे सर ट्रायंगल, मैंने कहा ट्रायंगल के लिए कोई डायगोनल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी इसके वर्टिसेस है ना, ए बी और सी, ये सब के सब एक दूसरे के लिए कंजक्टिव वर्टेक्स है। यहाँ पे नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स तो है नहीं, हम किस वर्टेक्स को एक नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स से ज्वाइन करें। इसका मतलब ट्रायंगल के लिए कोई भी डायगोनल पॉसिबल नहीं है। बात आ रही समझ में? इसका मतलब जो भी पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, जितने भी पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल से बड़े होंगे, ठीक, मैंने कहा उनके जितने भी डायगोनल्स होंगे ना, अगर वो कन्वेक्स पॉलीगन है तो मैंने कहा जितने भी डायगोनल्स होंगे उस पॉलीगन के अंदर होंगे। अब कनकेव के लिए क्या है कि मैंने कहा एट लीस्ट, देखिए इस चीज को याद रख लेना, एट लीस्ट वन डायगोनल लाई आउटसाइड द पॉलीगन। मैंने कहा अगर कोई पॉलीगन कनकेव है तो उसका कम से कम, सिर्फ मैंने कहा एट लीस्ट, कम से कम उसका एक डायगोनल पॉलीगन से बाहर होगा। जैसे मान लो देखिए ये जो पॉलीगन है एक कनकेव पॉलीगन है, इसका डायगोनल एक तो ये है, क्लियर, इसका दूसरा डायगोनल ये है जो कि इस पॉलीगन से बाहर है। कहने का मतलब यही था कि मैंने कहा अगर कोई पॉलीगन कनकेव पॉलीगन है ना, तो उसका एटलीस्ट कम से कम एक डायगोनल ऐसे होगा जो पॉलीगन के बाहर लाई करेगा। क्लियर हुआ? तो आगे चलते इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, पॉलीगन्स की एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या है ये एंगल सम प्रॉपर्टी? देखिए मान लो मेरे पास ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है ना, देखिए बचपन से पढ़ते आए हैं हम, ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है? 180 होता है। मैं बात कर रहा हूं इसके इंटीरियर एंगल्स की। किसी भी पॉलीगन, देखिए मैं इसके इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, ये ट्रायंगल मेरे पास एक सबसे छोटा पॉलीगन है, मैं इसके इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं। मैंने कहा इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। ये चीज आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। मान लो अब मेरे पास कोई पॉलीगन इससे बड़ा है, सपोज क्वाड्रिलेटरल है, क्लियर। अब क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल का सम है ना, वो कितना होता है? सर इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। क्लियर? अब मान लो मेरे पास कोई तीसरा पॉलीगन है जिसका नाम है पेंटागन, इसका नाम है क्या? पेंटागन। क्लियर? अब देखिए इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? देखिए इसके 5 इंटीरियर एंगल्स है, इसका सम कितना होगा? मैंने कहा दैट इज 540। सर आपने तो याद रखा है, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। देखिए मेरे पास एक ऐसी फॉर्मूला है जिससे हम इसके इंटीरियर एंगल्स का सम बता सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए ये एक ट्रायंगल था, एक पॉलीगन था जिसके 3 नंबर ऑफ साइड्स थे, मतलब मेरा n कितना था? 3 था। मैंने कहा इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180। अब मेरे पास ये भी एक पॉलीगन था जिसका n कितना था? 4, मतलब इसके नंबर ऑफ साइड्स 4 थे, तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम था 360। आगे सर ये जो पेंटागन है ना, इसके नंबर ऑफ साइड्स 5 थे, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम था 540। मान लो मेरे पास हेक्सागन होगा जिसके 6 नंबर ऑफ साइड्स होंगे, सेप्टागन होगा जिसके 7 नंबर ऑफ साइड्स होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से मतलब मेरे पास कोई ऐसा भी पॉलीगन होगा जिसका n नंबर ऑफ साइड्स होगा, ठीक। उस टाइम पे हम उसके इंटीरियर एंगल का सम कैसे बताएंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या? मैंने कहा मान लो मेरे पास कोई पॉलीगन है जिसके n नंबर ऑफ साइड्स है, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम किस फॉर्मूला से देंगे? n-2 इंटू 180। क्या कहा मैंने? मान लो मेरे पास कोई पॉलीगन है जिसके n नंबर ऑफ साइड्स है, तो मैंने कहा ऐसे पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम देंगे n-2 इंटू 180, इस वाले फॉर्मूला से हम देंगे। देखिए यहां से ये निकल के आया कहीं ना कहीं जो ये इंटीरियर एंगल्स का सम है एक पॉलीगन के लिए, मैंने कहा कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ साइड्स पे। बट जितने पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा होंगे उतना इंटीरियर एंगल्स का सम ज़्यादा होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ साइड्स 3 थे, आपने कहा सर इसके इंटीरियर एंगल का सम था 180। यहाँ पे नंबर एक साइड बढ़ा, ठीक, नंबर ऑफ साइड्स 4 हो गए, तो आपने कहा सर यहाँ पे जो है इसके इंटीरियर एंगल्स का सम है 360, और एक साइड बढ़ा, आपने कहा इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 540। क्लियर? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स है कितने। जितने नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा होंगे ना, उतने इंटीरियर एंगल्स का सम ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात करूं, मैं यहां से स्टार्ट करता है क्वाड्रिलेटरल से। मान लो मेरा n जो है दैट इज 4,
मेरा एन कितना है 4, मतलब मैं क्वाड्रेटल की बात कर रहा हूँ, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, सम होगा एन -2 इंटू 180, कितना 4 - 2 2 होता है इंटू 180, तो ये हुआ 360। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई पॉलीगन है जिसके 4 नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 360। अभी अभी हमने यहां से भी करा था, ठीक। इसका मतलब इस कार्डियल के इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 360। चलिए बात करते हैं पेंटागन की। मान लो जब मेरा एन कितना होगा, जब मेरा एन 5 होगा, मतलब एक ऐसे पॉलीगन की बात कर रहा हूं मैं जिसके नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो उस टाइम पे इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे देंगे सर, दैट इज 5 - 2 इंटू 180, कितना 5 - 2 3 इंटू 180, तो कितना होता है 540। इसका मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा पॉलीगन है जिसके 5 नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 540। आगे मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास n = 6 है, तो उस टाइम पे इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 6 - 2 इंटू 180, कितना 4 इंटू 180, कितना होता है ये 900 होता है। इसका मतलब हेक्सागन के जो इंटीरियर एंगल्स का सम है ना, दैट इज 900। बात आ रही समझ में? देखिए सर, अभी तक आपने बात करी है सिर्फ इंटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगन को लेके, आपने तो एक्सटीरियर एंगल की बात करी नहीं। मैंने कहा देखिए किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल भी तो होते हैं ना, तो हमेशा इस चीज को यहां से नोट करके चलेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है ना, दैट इज ऑलवेज 360। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी इंटीरियर एंगल्स का सम जो है ना, वो डिपेंड करता था कि पॉलीगन था कैसा। अगर छोटा पॉलीगन था उसके इंटीरियर एंगल्स कम थे, इंटीरियर एंगल्स का सम कम था। अगर पॉलीगन बड़ा था उसकी इंटीरियर एंगल्स का सम बड़ा था। जैसे अभी अभी आपने चेक करा, ये मान लो ये एक पॉलीगन था, 3 साइड्स का पॉलीगन था, आपने कहा इसके इंटीरियर एंगल्स का सम था 180। ये भी एक पॉलीगन था, एक साइड बड़ा, तो इंटीरियर एंगल का सम भी बड़ा। ये एक पॉलीगन था, एक साइड और बड़ा, इंटीरियर एंगल का सम बड़ा। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा कोई पॉलीगन हुआ करता था, मैंने कहा उसके इंटीरियर एंगल्स का सम डिपेंड करता है कि उस पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं। जितने ज़्यादा साइड्स है उतना इंटीरियर एंगल्स का सम बढ़ता जा रहा था। लेकिन अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ ना, मैंने कहा किसी भी पॉलीगन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैंने कहा किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, याद रखेंगे। तो अब एक चीज़ मैं यहाँ से नोट करवाने जा रहा हूँ रेगुलर पॉलीगन के लिए, क्या है वो आपके एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प करेगा। अभी आपकी एक्सरसाइज 3.2 है ना, ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करना है यहाँ से। तो क्या है ये, कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन के लिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मान लो मेरे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है, सपोज पेंटागन है। मैंने यहां से एक रेगुलर पॉलीगन लिया, एक पेंटागन। बात को समझना, एक पेंटागन है, सपोज ये रेगुलर है, मतलब इसका हर एक साइड बराबर है सपोज। अब मुझे खुद भी पता है कि अभी अभी हमने चेक करा कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 540। क्लियर? अगर ये रेगुलर है इसका मतलब इसका हर एक एंगल बराबर भी होगा, है नहीं? कितना होगा, देखिए सर इसके कितने एंगल है 5, तो मैंने कहा 5 से डिवाइड कर दो, कितना होता है ये 108 होता है। अगर ये रेगुलर है इसका मतलब इसका हर एक एंगल 108 होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पेंटागन एक रेगुलर पेंटागन है, ये पेंटागन एक रेगुलर पेंटागन है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल बता दो, हाँ इसके तो 5 एक्सटीरियर एंगल है ना, लेकिन अगर आपको एक ही एक्सटीरियर एंगल पता चला ना, तो आपका काम होगा, क्योंकि इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन है। अब इसका एक्सटीरियर एंगल निकालोगे कैसे, उसके लिए मैं यहां से एक चीज नोट करवाता हूं। देखिए क्या है, कह रहा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन बराबर होता है 360। देखिए 360 एक एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन के लिए 360 होता है। तो मैंने कहा हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा इस 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे इस केस में नंबर ऑफ साइड्स कितने, मैं साइड में लिख रहा हूं। अब देखिए मान लो ये 360 है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, इस पेंटागन के 5 साइड्स है, मैंने कहा 5 से डिवाइड कर दो, क्या ये 72 डिग्री नहीं आ रहा है? इसका मतलब इसका ये एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है। ये भी कितना होगा, ये भी सर 72 होगा। ये कितना होगा सर, ये भी 72 होगा, क्योंकि देखिए ना ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक।
इसके एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस तरीके से क्या है, ये सब के सब 72 है। मैंने कहा फॉर्मूला निकालने के लिए क्या है, किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए करेंगे क्या, 360 को उसके नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। जैसे इस केस में 5 नंबर ऑफ साइड्स थे, मैंने 5 से डिवाइड करा और मिला 72 डिग्री। लेकिन यहां से एक चीज आप यहां से अगर ऑब्जर्व करो तो क्या ये यहां से देखिए, यहां से क्या ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, और लीनियर पेयर का सम होता है 180। ये आप लोगों को पता है। एक और फॉर्मूला यहां से निकल के आ जाती है, कौन सी फॉर्मूला है, मान लो अगर आपको किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल पता है, लेकिन रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं मैंने कहा मान लो आपको किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल पता है, आप उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। किससे, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 में से इंटीरियर एंगल कम कर देंगे। क्या कहा मैंने, मान लो अगर आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल पता है, आप उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं 180 में से कम करके। कैसे, जैसे इस केस में करेंगे, अगर आपको ये एक्सटीरियर एंगल चाहिए 72 डिग्री, मैंने कहा करना कुछ नहीं है, इस 180 में से इंटीरियर एंगल कितना है 108 कम कर दो, कितना आया, यहां से भी आप इस एक्सटीरियर एंगल को निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। क्लियर, एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का निकालने के लिए 360 को n से डिवाइड करते हैं। सर n क्या है, मैंने कहा उस पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड से। या इस एक्सटीरियर एंगल को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर अगर मैं इस 180 में से इंटीरियर एंगल को कम कर दूं, वहां से मेरा एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।